नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग को पूरी तरह से रेनोवेट और रिस्टोर किया गया है। इस रेनोवेशन में करीबन 2 साल का वक्त लगा, लेकिन जब आप जलियांवाला बाग में आएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय देशभक्ति और ब्रिटिश सरकार का निर्दयी चेहरा मानो आपके सामने चित्रित हो गया हो। यहाँ हर समय लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से जलियांवाला बाग से जुड़ी हुई घटना और क्रांतिकारी शिरोमणि भगत सिंह जी के बारे में आप जान सकते हैं। यह वीडियो इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में लगातार चलता रहता है और इसकी कोई अलग से टिकट भी नहीं है। दरअसल जलियांवाला बाग में एंट्री की भी कोई टिकट नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री है। आप इसमें इजीली एंटर कर सकते हैं। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब जी के बहुत करीब है और पूरे क्षेत्र को एक हेरिटेज लुक दिया गया है। आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आप गुजरे जमाने के वैभवशाली दौर से गुजर रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को जो बैसाखी का दिन था, उस दिन बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारे 2 स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जी, उनको छुड़वाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अपने साथ तोप और मशीन गन्स भी लेकर आया था, लेकिन जलियांवाला बाग में पहुंचने की जो गलियां हैं वो बहुत संकरी हैं। इस वजह से वो जो तोपें और मशीन गन्स थी यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। आप इमेजिन करके देखिए कि यदि वो तोप और मशीन गन यहाँ पहुंच गई होती तब इस नरसंहार का लेवल क्या होता। जलियांवाला बाग की दीवारों में आप आज भी उन गोलियों के निशान देख सकते हैं। वाइट स्क्वायर बॉक्स के अंदर उन गोलियों के निशान हैं जो आपको दूर से नज़र आ जाएंगी कि किस तरह की गोलियां वहां उस दिन बरसी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस दीवार को ज़रूर देखिए और बहुत ध्यान दीजिए। ये जो निशान मेरे पीछे लगे हुए हैं ये उन गोलियों के हैं जिसे अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे देश के लोगों को मारने के लिए बनवाए थे। वो लोग जो निहत्थे थे, जिनका कोई दोष नहीं था, वो सिर्फ यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, पर उनको गोलियों का सामना करना पड़ा। उनमें बच्चे भी थे और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से निकलने का कोई स्थान नहीं था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर तब तक गोलियाँ चलाई जब तक उनकी गोलियाँ ख़त्म नहीं हुई। यह ऐसा हत्याकांड है जिसे हमारे देश के सभी लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, तब तक हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बिखर गए तो हमारे अपने भी हम पर गोली चलाने से नहीं हिचकेंगे। जलियांवाला बाग इसका जीता जागता सबूत है, क्योंकि हमारे देश के लोगों पर हत्या करने के लिए जिन लोगों ने गोलियाँ चलाई थी वो भारतीय ही थे। हालांकि जिसने ये आदेश दिया था वो एक ब्रिटिश अधिकारी थे। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ये रेनोवेटेड कुआं है, जो आपने सुना होगा जलियांवाला बाग की कहानी में कि अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। जब जलियांवाला बाग में इस कुएं से लोगों को बचाने के लिए शरीर निकालने की कोशिशें हुई तो इस कुएं से सिर्फ लाशें निकली। और ये जो बताया जाता है कि कितनी लाशें थी, इसको मत मानिए, क्योंकि लाशें इतनी थी जितनी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आइए मैं दिखाता हूँ इस दर्द भरी याद को कि हमारे देश के बेगुनाह लोगों को किस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ी।
साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और पुराने कानून की वापसी की मांग करने का था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा टीम का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में ये संदेश देते हुए निकला कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा होगी। लोगों को ये मालूम नहीं था कि उपनिवेशी सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया है। प्रभात गोलियां और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है। 12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की ठानी। बाग में हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे। तभी एक गुजरते हुए हवाई जहाज ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सभा शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आधा था। गली संकरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा बंद करने की घोषणा। केवल एक हुक्म जारी हुआ। सिर्फ 10 मिनट में 1650 गोलियां बरसी और में से गर्मी की नदियां बहने लगी। हर तरफ मौत अपना जानवर छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार लांघने लगे, कुछ उड़ने कूदे तो कुछ बचने बचाते कुएं में गिर पड़े। जल की कुआं घायलों और मृतकों से भर गया। गोलियां बरसती रही। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1500 से ऊपर घायल। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के पड़े रहे। उनकी खबर लेने वाला कोई भी न था। कितना खौफनाक दृश्य था वो दर्द और यातना, जानलेवा सन्नाटा और गहरे आघात आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं। पंजाब की दुनिया को तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। ये खुशहाल इलाका आक्रमणकारियों की आंख में कांटे की तरह चुभता रहा। विभिन्न उतार चढ़ाव देखने के बावजूद 16वीं सदी में पंजाब ने संसाधनों गुरु नानक देव जी और सिख धर्म का संदेश सुना। ये संदेश शांति और न्याय चाहने का था। लेकिन तब भी अत्याचार हुए और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी। बंदा बहादुर के खिलाफ कौन हो सकता है?
महाराजा रणजीत सिंह ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और अंग्रेजों के साथ 2 एंग्लो सिख युद्ध किया। यह लंबे समय तक नहीं चला और पूरी दूर तक अंग्रेजों के पास चला गया। लेकिन अंग्रेजों के अधीन आ जाने के बाद पंजाब में सहयोग और विरोध, दमन, गद्दारी और देशभक्ति का दौर शुरू हुआ। चाहे वो 1857 था, उनका आंदोलन था, नहर कॉलोनी का विरोध था, गदर पार्टी थी, भारत या विदेश में क्रांतिकारी थी, आजाद हिंद फौज थी, विभाजन की पीड़ा युक्त लड़ाई में सभी हमें डॉक्टर सैफुद्दीन किशोर, डॉक्टर सत्यपाल ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੰਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਂਹੀ ਪਾਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਅਰਵਿਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਲੂਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ, 20 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਨ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚਾ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਸ਼ਰਵੁੱਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਉਸ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਕੁਝ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਦੇ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਵਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। This was the patriotism that was generated from the cries and thrilling sounds of Jallianwala Bagh among the youth. Ultimately, Hussain said to avenge the massacre by shooting Michael O'Brien and Dexter in 1941.
ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੱਕਾ ਕਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਫੂਕ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ अत्याचारों द्वारा कुचलने का बेजन जो झूठ हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद कतलेआम लोगों के गोलीबारी ਅਤੇ त्योहार ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਦੇ ਬਚੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। बुढ़ा जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार की पहले की चुनौती में फंस इस बच्चे का वाक्य अति निश्चित उसको जलियांवाला बाग तक खींच लिया अति जो उसने देखी उसने उसका क्रांतिकारी प्लान कर दिया। इसके बाद भी एक ऐसा क्रांतिकारी पैदा हो जिसको अंग्रेज ने ऑफ कर दिया। किसको पता से एक बच्चा एक दिन ना सिर्फ भारत को आजाद कर बोल गया क्रांतिकारी नहीं करेगा बल्कि उसकी शहादत कर होगी। उसका नाम हर भारतीय की जुबान पे होगा। भगत सिंह ने शुरू विद्यार्थी पर 6 हिंदुस्तान रिपब्लिक फ्रेंड्स, ये जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है ये है महान स्वतंत्रता सेनानी और हमारे देश के महान सपूत शहीद उधम सिंह जी। इन्होंने जलियांवाला बाग का बदला इंग्लैंड की धरती पर जाकर लिया, वो भी 21 साल के बाद। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला कांड हुआ तब ये यहीं पर 15 साल के एक बच्चे के रूप में थे और 21 साल तक ये इस प्रतिशोध में जले कि मेरे देश के खिलाफ जो बहुत बड़ा षड्यंत्र ब्रिटिश सरकार ने किया है उसका मैं बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। और 21 साल के बाद इन्होंने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर जलियांवाला बाग का बदला लिया।